सक्रियता के बारे में भी पढ़ेंगे और अल्फा बीटा तथा गामा किरणों के उत्सर्जन की पूरी कंप्लीट व्याख्या आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में रेडियो एक्टिविटी से संबंधित सारी जो बातें हैं वो खत्म हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, जो न्यूक्लियस चैप्टर है वो दो तरह से है, दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो नाभिक की संरचना से संबंधित, जिसमें नाभिक के बारे में बताया जाता है कि नाभिक की खोज कैसे हुई, रदरफोर्ड सर ने कैसे प्रयोग किया, जो भी बातें थी वो पहले बताई जाती हैं। फिर रेडियो एक्टिविटी से संबंधित बताया जाएगा और इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो होगा नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन से संबंधित। ठीक है, चैप्टर यही रहेगा नाभिक में ही, लेकिन उसके आगे के कुछ टॉपिक टर्म्स आने वाले हैं। तो आज है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग अर्ध आयु के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था वो आप लोगों को भली बात ही पता है। हमने बताया था कि किसी भी धातु से, किसी भी पदार्थ से उसमें उपस्थित जो परमाणु हैं उसमें जो कितने समय तक पदार्थ से रेडियो एक्टिव तत्व निकल सकते हैं, उसका विघटन हो सकता है, उसका क्षय हो सकता है, जिसमें हमने सोडी तथा रदरफोर्ड के प्रमेय को अर्थात उनके नियम को डिस्कस किया था, उनका सूत्र भी स्थापित किया था। तो आप सभी को वो लॉगरिथमिक वाला और एक्सपोनेंशियल वाला दोनों फार्मूले याद होंगे। उम्मीद है आप ये बातें समझ गए होंगे। तो आगे क्लास को कंटिन्यू करने से पहले आप सभी कैसे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। भाई सभी को नमस्कार, नमस्तुभ्यम, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का। जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल। गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड लव यू सो मच। हम क्लास जब शुरू होता है तो देखते हैं कई बार क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर कमेंट जो शो हो रहा होता है वो, क्योंकि अदर भी स्टूडियो हैं, ठीक है, तो उन स्टूडियो के कभी कभी क्योंकि जो ओबीएस होता है वो सभी जगह पर कुछ बहुत मैच कर जाता है। ठीक है, वो क्या होता है एक बार मैच कर जाता है, कभी कभी अलग अलग हो जाता है, मतलब किसी का वहां वाला ओबीएस यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ कमेंट आते रहते हैं। तो मैं अपने कमेंट जब पढ़ता हूँ तो उसमें देख लेता हूँ गुड मॉर्निंग आनंद भैया जी, गुड मॉर्निंग शेर खान जी, गुड इवनिंग इंजॉय सर, ये सब जब लिखा होता है मैं समझ जाता हूँ हमारे वाले बच्चे हैं। तब बताता हूँ केमिस्ट्री वाले सर को कि भैया आप वहाँ पढ़ाना है आपको, ठीक है, और जो क्लासेस भैया आप किस सर की क्लास वहाँ वाले स्टूडियो में ये मेरा ही है, मतलब कभी भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चलिए सर, आप दिल जीत लेते हैं जो हमेशा दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। गुरुजी आपके चरणों में सत सत नमन, आशीर्वाद बाबू, आप सभी का प्यार और सपोर्ट बस ऐसा ही बना रहे। हम लोग अच्छे कर्मों के लिए हमेशा तैयार हैं। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, ओके, लव यू सो मच। बच्चों क्लास की शुरुआत करें, बताइए क्लास की शुरुआत किया जाए, है ना। जो चीज पहले पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो गुरुजी रिवीजन में बताइए क्या क्या हम लोग सीखे थे, क्या क्या हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में सीखे थे। जरा लॉगरिथमिक वाला फार्मूला बताइएगा, वो फार्मूला जो यूज होगा। पहले तो अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण पढ़े थे, अल्फा कण, बोलो यस और नो, अल्फा कण गामा, बीटा कण तथा गामा कण नहीं बोलना, गामा किरणें बोलना। गामा किरणों के गुण आप लोगों ने कल के लेक्चर में सीखे थे, गामा किरणों के गुण आप लोगों ने लेक्चर में सीखे थे। उसके बाद किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से कितने समय तक रेडियो एक्टिव पदार्थ से रेडियो एक्टिव तत्व उत्सर्जित होते रहेंगे, अर्थात परमाणु का विघटन होता रहेगा। इस बात के लिए एक सूत्र स्थापित किया, किसने? रदरफोर्ड तथा सोडी सर ने। अच्छा, क्या आप निश्चित कर सकते हो, मैंने बताया था कि ये मान लो रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन होते हैं, कैसे होते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर्स में सभी बताया गया। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, मैंने अच्छे से समझाया है। परमाणु क्रमांक 20 से कम वाले तत्व जो होते हैं उनमें जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व की संभावना कम होती है। वैसे क्या ये निश्चित है कि सर जो परमाणु क्रमांक 20 से कम वाले तत्व हैं वो रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं हो सकते? नहीं, ये निश्चित नहीं है, हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक 20 से ज्यादा वाले तत्वों में होते हैं। एक चीज मैंने दिखाई थी, याद करो, कहा था न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का अनुपात अगर 1 के बराबर हो या लगभग 1.6 के बराबर हो तो वो कौन से तत्व होंगे? रेडियो एक्टिव तत्व। उनसे अल्फा कण उत्सर्जित होने की या बीटा कण उत्सर्जित होने की संभावना कम होगी। लेकिन अगर इससे ज्यादा होंगे, इससे ज्यादा अगर अनुपात आएगा 1 या 1.6 से अनुपात ज्यादा आएगा तो उन तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाएगा। उनमें अल्फा कण बीटा कण उत्सर्जित होने की संभावना ज्यादा होगी। समझ में आया? चलो, तो बात समझ में आ गई होगी। सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठना, जो बात बताई जाए नोट करते हुए चलना। कल का फार्मूला बताओ लॉगरिथमिक वाला। बच्चा जी तुम्ही से बोल रहे हैं, लॉगरिथमिक वाला लॉग n अपान में n नॉट बेस में e इक्वल टू माइनस का लैम्डा टी, इक्वल टू माइनस का लैम्डा टी। अगर इसी को एक्सपोनेंशियल फार्मूला बताओ, ये कौन सा फार्मूला है? लॉगरिथमिक
लॉगरिथमिक फार्मूला, लॉगरिथमिक फॉर्म में ये फार्मूला है। किस फॉर्म में है? तो लॉगरिथमिक फॉर्म में ये फार्मूला है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको इसे लिखना हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस फार्मूले को लिखना हो प्यारे बच्चों, मतलब e की पावर में, ये जो बेस e दिख रहा है इसके पावर में, तो यहां से लॉग हटाओगे तो इस तरफ की जितने भी चीजें दिख रही हैं वो सब किसमें चली जाएंगी? e की पावर में चली जाएंगी। तो इधर बचेगा n अपान में n नॉट इज इक्वल टू e की पावर में माइनस का लैम्डा t। यहां से n नॉट हटाओगे तो n बराबर n नॉट e की पावर में माइनस का लैम्डा t। ठीक है, समाकलन करके हल किया गया था, आप सभी को याद होगा। तो ये कल दोनों फार्मूले मैंने प्रूफ किए थे, इनका डेरिवेशन किया था। किसके नियम से? तो सोडी तथा रदरफोर्ड सर के नियम से। उन्होंने क्या कहा था? किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व, सुन लेना कान खोल करके, ध्यान इधर उधर मत भटकाना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व जिसमें उपस्थित परमाणुओं के विघटन की दर, या नाभिकों के भी विघटन की दर बोल सकते हो, नाभिकों के विघटन की दर या क्षय होने की दर, नाभिक मान लो बहुत सारे उपस्थित है, कितने? dn, छोटे से नाभिक, छोटे से समय लाग, dt, विघटन की दर, क्षय होने की दर, उसमें उपस्थित नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो dn अपान में dt अनुक्रमानुपाती n। यहीं से प्यारे विद्यार्थी जी dn अपान में dt इज इक्वल टू अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक आता है लैम्डा। लैम्डा को क्षय नियतांक, क्षय को इंग्लिश में डीके बोलते हैं, डीके। ये लैम्डा क्या होता है? क्षय नियतांक होता है, या विघटन नियतांक भी बोलते हैं, क्षय नियतांक, या इसे रेडियो एक्टिव नियतांक भी बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बोले तो डीके कांस्टेंट बोलते हैं, डीके कांस्टेंट बोलते हैं। बात समझ में आई? तो ये थे कल के कुछ टर्म्स, कंडीशंस, जिनको मैंने कल अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन करके एक एक बात बता दी थी। ठीक है। ओके सर, आपके छापू सुल्तान तैयार हैं, समझ में आ गया? ये कल का था रिवीजन वाला पार्ट प्यारे बच्चों, मैंने बताया कल का जो पार्ट पढ़े थे उसका मैंने रिवीजन करके बताया, आपको तैयार हो गई होंगी इतनी बातें। अच्छा एक चीज ये बताओ, आप लोग सेल्फ स्टडी जो कर रहे हो, देखो इन दिनों आपके केमिस्ट्री की क्लास 2 कर दी गई है। उसका रीजन ये है, केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा पीछे था, आप लोगों की डिमांड पर ऐसा किया गया है जैसा आप लोग बोले थे, और इकट्ठे पढ़ाने में आपको बोरिंग महसूस होता है, आप बोर होने लगेंगे, उबाऊ लगने लगेगी क्लास, इसलिए 1.5 घंटे या कह लो 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा, तो इस प्रकार से 2 घंटे से अधिक की क्लास आप लोगों की चलाई जा रही है केमिस्ट्री की, ताकि 31 अक्टूबर तक हम लोग सिलेबस को खत्म कर सकें। 31 अक्टूबर का मतलब है 1-2 दिन आगे पीछे, 28 अक्टूबर भी हो सकता है, 2 नवंबर भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों का जो लक्ष्य था उसे प्राप्त करने में हम लोग समर्थ हों, सक्षम हो जाए, और वो भी विधिवत तरीके से, ना कि भागने वाली चाल से, है ना। अर्थात देखा जा रहा है कि समय है, हिंदी का सिलेबस कंप्लीट है, जैसे बायो का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, तो उसी अनुसार आप लोग समझदार हो, इतने आप 12th की क्लासेस पढ़ रहे हो, 11th और 12th की क्लासेस ऐसी होती है जहां पर बच्चे समझदार हो जाते हैं, सिलेबस बड़ा होता है तो कुछ प्लानिंग के साथ ही पढ़ाई होती है, ठीक है। तो 10th का सिलेबस, 9th का सिलेबस छोटा होता है, जबकि 11th और 12th यहाँ पर सिलेबस ब्रॉड हो जाता है, ब्रैड हो जाता है, तो कुछ प्लानिंग के साथ पढ़ाई की जाती है। अगर हम अक्टूबर तक प्यारे बच्चों सिलेबस को कंप्लीट कर लिए, वो भी अच्छे तरीके से, ये नहीं कि एक दिन में आपकी 5-5, 6-6 घंटे क्लास ली गई हूँ, उसके बाद हम लोग क्रैश कोर्स 2 महीने 2.5 महीने प्रॉपर अच्छे तरीके से क्रैश कोर्स भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो आपने ये बैच परचेज कर रखा है, जिस बैच में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ऑलरेडी, साइंस बैच, तो इसकी क्लासेस भी आप लोगों की चलती रहेंगी, यूट्यूब पर भी, एप्लीकेशन के भीतर भी, डाउट क्लास, रिवीजन क्लास और मैराथन क्लास, 1 शॉट क्लास, ये चलती रहेंगी। लेकिन क्रैश कोर्स की क्लासेस में क्या होगा, पर्टिकुलर 1 वे में एक तरफ से एक चैप्टर के वो महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए ज्यादा उपयोगी होंगे। हम आपको बता दें कल की बात, कल हम लोग रात्रि जागरण किए, ठीक है, जिसमें सभी टीचर्स तथा टेक्निकल टीम बैठ करके जो क्रैश कोर्स की बुक थी उसको कंप्लीट एनालिसिस करके फाइनल चेक दे दिए, अर्थात भैया हाँ ये सही है, जो कमी थी उसको सेट करके फिर से एडजस्ट किया गया, और उसके बाद से वो क्रैश कोर्स की बुक के लिए पूरा कंप्लीट मटेरियल अब छपने के लिए भेजा गया है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि छापने वाले भी 10 दिन में छाप देंगे, तो 1 नवंबर को जैसे ही आपका बैच लॉन्च होगा क्रैश कोर्स की, जैसे ही क्लासेस शुरू होंगी, वैसे ही आप लोगों की क्रैश कोर्स की बुक भी आ जाएगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो आपके सब्जेक्ट होंगे जो कि आपको पढ़ने में मदद करेंगे। उनमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो क्रैश कोर्स के भीतर पढ़ाए जाएंगे। तो अभी भी जो आपका दोस्त या आपके पास पड़ोस में कोई भी जो वीक महसूस कर रहा हो और आपको लगता है कि हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि टारगेट बोर्ड पर भाई क्रैश कोर्स चल रहा है, और क्रैश कोर्स की बुक जो आएगी उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो प्यारे बच्चों मैंने 35 क्वेश्चन केवल 35 क्वेश्चन मैंने लॉन्ग क्वेश्चन लिए हैं, और 80 क्वेश्चन प्यारे बच्चों 80 क्वेश्चन शॉर्ट लिए हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, और 390 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके क्रैश कोर्स में फिजिक्स का
मटेरियल है, फिजिक्स का कंटेंट है। तो वो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं या पूछे जाने की उनकी संभावना है इस वर्ष, वैसे प्रश्नों को सिलेक्ट करके रखा गया है। तो उम्मीद है कि आप लोग इतने ही प्रश्न, अगर मैं कह दूं कि सर 1000 ऑब्जेक्टिव दे दीजिए, तो वो 1000 ऑब्जेक्टिव आपको लाइव में तो मैं कराऊंगा, लाइव में तो आपको 1000 का लगभग 2-2,500 ऑब्जेक्टिव केवल फिजिक्स के कराए जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन वो 1,500-2,000 जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो आपके रिवीजन में प्रैक्टिस में रहेंगे, लेकिन जिन्हें आप लगातार रोज रोज याद कर सको वो 390 हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि हम जितना ज्यादा पढ़ लेंगे वही आएगा, पढ़ो उतना जितना जरूरी हो। अब कचड़ा भी पढ़ ले रहे हो तो क्या जरूरत है ना। आप देखेंगे कि कोई भी सामान आता है, डिलीवरी वाला मान लो आपके कोई भी पार्सल देके जाता है, तो आप किताब मंगवाए, किताब निकाले और ऊपर का कवर जो पेज और पन्नी जो होती है उसे फेंक देते हो, उसको भी रखोगे क्या? नहीं। खाना मंगाते हो तो छिलका वगैरह छील के फेंक देते हो ना, बढ़िया सामान अच्छा वाला खाते हो। तो वही चीज है कि जो सिलेक्टेड चीजें हैं उन्हें पढ़ने में, अगर 80 की जगह 200 क्वेश्चन याद करवाएं और कहें 200 क्वेश्चन पढ़ो, तो हमारा तो फायदा ही है कि जितने चाहे उतने भर दें। लेकिन 200 क्वेश्चन में नहीं फंस रहा है क्वेश्चन, तब तो बड़ी गलत बात है। अगर वही 80 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं कि कम क्वेश्चन में सिलेक्टेड पॉइंट मटेरियल मिल जा रहा है, तो वो ज्यादा अच्छा है। 35 लॉन्ग क्वेश्चन, प्यारे बच्चों 6 लॉन्ग क्वेश्चन आपके आएंगे, 3 बनाने होंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि 3 क्वेश्चन 35 में बन जाए। मैं झूठे कसमे वादे नहीं खा सकता। मेरी कोशिश ये थी, मेरा जो मोटो ये था, मेरा उद्देश्य ये था कि 35 क्वेश्चन ऐसे रखे जाए कि ये 3 जरूर फंस जाए, 6 फंसे ना फंसे, लेकिन 3 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आ जाए। 3 प्रश्न आपके एग्जाम में इन 35 लॉन्ग क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन जरूर आ जाए, क्योंकि 3 ही बनाने होंगे, 6 में 3 बनाना होगा, 2 छोड़ना होगा। 80 में 20 प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें से मैं चाहता हूं कि 80 में 10 प्रश्न जरूर आ जाए, बाकी 10 नहीं आएंगे कोई बात नहीं, क्योंकि 10 आपको पढ़ने हैं। 390 में 70 नहीं 35 प्रश्न आ जाएं, बाकी आए चाहे ना आए, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों को सिर्फ 35 प्रश्न बनाने हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था मेरा एनालिसिस, ये था मेरा मोटो। मेरी कोशिश पूरी थी, अब बाकी ईश्वर की रचना है, कितना मेरा साथ देता है। जितना मेरा साथ देगा मुझे अच्छा लगेगा कि भैया इस वर्ष बच्चों ने कर दिखाया, हमारी भी मेहनत रंग लाई, बच्चों की मेहनत रंग लाई, है ना। हम भी मेहनत अपने लिए कर रहे हैं, बिल्कुल बात जायज है। स्वार्थी हैं हम, लालची हैं हम, सिर्फ अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, अपना मान सम्मान अपनी गरिमा बढ़ाने के लिए कि आनंद सर का भी नाम बिहार में नहीं पूरे भारत में फेमस हो जाए। बिल्कुल, ये इस बात का लालच है, और ये लालच अगर जीवन भर रहे तो मुझे मंजूर है। ठीक है, अगर लालच ये है कि मैं अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ा सकूं, तो ये लालच जीवन भर मंजूर है। कोई लालची कहे स्वार्थी कहे चलेगा, ठीक है। और ये बात सिर्फ आप लोगों को ही नहीं पता है, सबको पता होंगी, है ना। चलो, तो बुक प्यारे बच्चों आ जाएगा। समझ में आया? चले, चलो अब बात होती है आगे। सर बातें बहुत हो गई, अब आगे कंटिन्यू करिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग को पढ़ाना है आज हमें अर्ध आयु और भी बहुत सारी बातों के बारे में डिस्कस करना है। अर्ध आयु किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं। हाफ लाइफ बोलते हैं। बिना बातचीत किए, बिना देरी किए, सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने पास स्टडी टेबल पर अपनी कुर्सी पे सीट बेल्ट लगा लें, बिना किसी शोर के सिर्फ और सिर्फ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आनंद गुरुजी की बातों पर ध्यान देना है। अर्ध आयु किसे कहते हैं? नाम से पता चल रहा है, अर्ध आयु आधा जीवन, आधा जीवन समाप्त हो गया हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। मान लो प्यारे बच्चों, किसी पात्र में, किसी कटोरे में, किसी भी जगह पर ढेर सारा नाभिक है। क्या है बाबू? ये ढेर सारा नाभिक है। प्रारंभ में नाभिकों की संख्या कितनी है? n0 है। ध्यान सुनना, n0 है, ठीक है। और इस n0 नाभिक को विघटित होने में या क्षय होने में t समय लगता है। कितना? ध्यान सुनना। मान लो प्रारंभ में सुनना ध्यान से, मेरी बातों को मैं क्या कहने जा रहा हूं, ठीक है, कि t बराबर 0 समय पर टोटल नाभिकों की संख्या कितनी है? n0। इतना है, प्रारंभ में इतना है। लेकिन आधे नाभिक क्षय हो जाए, कितने नाभिक? आधे नाभिक क्षय हो जाए, n0/2 बचे। यहां पर कितने नाभिक बचे? n0/2। आधे विघटित हो जाएं, इसमें उपस्थित जो कुल नाभिक हैं n0, उसमें से आधे नाभिक क्षय हो जाएं, विघटित हो जाएं, अर्थात जिनसे अल्फा या बीटा कण उत्सर्जित हो जाएं। तो इतना होने में जो समय लगता है, अर्थात t/2। अगर कुल नाभिकों को उत्सर्जित होने में, कुल नाभिकों को विघटित होने में समय लगता है t, तो आधे नाभिकों को विघटित होने में लगा समय क्या होगा? t/2। इस समय अंतराल को अर्ध आयु कहते हैं। इसे कैसे डिफाइन किया जाए, डिफिनीशन कैसे लिखा जाए? तो जो घटना यहां पर मैंने समझाई है उसी आधार पर लिखना है, डबल इन्वर्टेड कामा में।
देखो कैसे लिखेंगे, जिस समय अंतराल में, जिस समय अंतराल में, जिस समयांतराल, जिस समय अंतराल में, जिस समय अंतराल में या जिस समय में, ठीक है, जिस समय अंतराल में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में, रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या मतलब नाभिकों की संख्या भी वही बात है, परमाणुओं की संख्या विघटित होकर, विघटित होकर होकर अपने प्रारंभिक मान का आधा रह जाती है या आधी रह जाती है, विघटित होकर, विघटित का मतलब क्षय होकर, अपने प्रारंभिक मान का, अपने प्रारंभिक मान का आधी हो जाती है, अपने प्रारंभिक मान का आधी हो जाती है जिस समय अंतराल में संपूर्ण जो नाभिक है, संपूर्ण जो परमाणु, एक परमाणु उसका एक नाभिक अपना, तो संख्या क्या हो जा रही, परमाणुओं की संख्या विघटित होकर के क्या आधी रह जाती जिस समय अंतराल में, उसे उस पदार्थ के लिए, उसे उस रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए, पदार्थ के लिए अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध आयु कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। कितना सिंपल है गुरुजी ना, कितना सिंपल है। अर्ध आयु कहते हैं जिस समय अंतराल में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या विघटित होकर अपने प्रारंभिक मान का आधी हो जाती है, उसे उस रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए अर्ध आयु कहते हैं। मतलब उस समय अंतराल को क्या कहते हैं? अर्ध आयु कहते हैं। उस समय अंतराल को क्या कहते हैं? अर्ध आयु कहते हैं। जिस समय अंतराल में जितने में आधी संख्या बचती है, अब कितने में होती है वो हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन हर पदार्थ के लिए अलग अलग होती है, हर पदार्थ के लिए अलग अलग होती है। बहुत बढ़िया अलाउद्दीन अंसारी जी, बहुत गजब, आपने पूरी परिभाषा को लिख करके भेजा है। ठीक है, बहुत अच्छा, समझ गए कहानी, इतनी समझ गए। अब बताओ, तो हर एक परमाणु के लिए, हर एक तत्व के नाभिक के लिए जो अर्ध आयु का मान होता है वो नियत होता है, लेकिन अलग अलग तत्वों का अलग अलग होता है। ये भी है भैया, हाइड्रोजन के परमाणु के लिए नाभिक के लिए अर्ध आयु का मान अलग, हीलियम के परमाणु के नाभिक के लिए अर्ध आयु का मान अलग, तो हर एक के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। यहां पर ये बात नोट पॉइंट में लिख भी सकते हैं कि प्रत्येक तत्व के नाभिक के लिए, नाभिक के एक ही तत्व के, एक ही तत्व के नाभिक के लिए अर्ध आयु का मान, अर्ध आयु का मान, अर्ध आयु का मान नियत होता है। कैसा होता है? अर्ध आयु का मान नियत होता है, परंतु भिन्न भिन्न तत्वों के लिए, परंतु भिन्न तत्वों के लिए ऐसा लिख सकते हो, भिन्न तत्वों के लिए, भिन्न तत्वों के लिए भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता, परंतु भिन्न तत्वों के लिए भिन्न भिन्न होता है। भिन्न तत्वों का मतलब अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग मान होता है, इसका कहने का अर्थ मेरा ये है। तो ये नोट पॉइंट है, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट पॉइंट, एक ही तत्व के नाभिक के लिए अर्ध आयु का मान नियत रहता है, परंतु विभिन्न तत्वों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, चले अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, संबंध। क्या संबंध? अर्ध आयु से संबंधित ही कह सकता है। अर्ध आयु का सूत्र बताइए। तो वो होता यह है कि अर्ध आयु, उसको लिखते ये हैं, अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध, तथा क्षय नियतांक मतलब लैम्डा, अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक, इसको कैसे लिखते हैं? लैम्डा में संबंध, में संबंध। अगर इसे इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जल्दी से आप लोग लिखिए, जल्दी से आप लोग लिखिए, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, हमको इंग्लिश इतनी नहीं आती, इंग्लैंड से आए कई दिन हो गए ना। रिलेशन बिटवीन अर्ध आयु मतलब हाफ लाइफ
हाफ लाइफ एंड क्षय नियतांक मतलब डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। ओके सर, ये हो गया, हम लोगों को ज्ञात करना है, हम लोगों को ये संबंध बताना है। संबंध बताना बहुत आसान है, बड़ा ही परफेक्ट है, मस्त है, बस ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब समय अगर हम t बराबर 0 ले रहे हैं, कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जब समय t बराबर 0 मतलब प्रारंभ में, t बराबर 0 प्रारंभिक, या प्रारंभ में ऐसा लिख दो, प्रारंभ में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या, परमाणुओं, अगर परमाणु बोला जा रहा है तो नाभिक भी हैं, परमाणुओं की संख्या कितनी मान लें, कितनी मान ले रहे हैं, n नॉट, कितनी परमाणुओं की संख्या, n नॉट। अरे भैया, हे भैया सुनो, परमाणुओं की संख्या आप लोग कह रहे हैं सर n मान लो, तो n बराबर n नॉट, ऐसा प्रारंभ में n नॉट मान रहे हैं, लेकिन वो फुल टोटल संख्या n है। आप लोग पहले माने थे जब हम पिछला कल पढ़ाए थे, प्रूफ किए थे, n बराबर यहां कितना, n नॉट। बताइए, है ना। अच्छा, अगर t समय पश्चात, जब समय t बराबर, अब t समय पश्चात नहीं, t बराबर t/2 हो, t/2 हो, आधा अर्ध आयु में t/2 हो, तब रेडियो एक्टिव पदार्थ में, रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या आप बताओ कितनी होगी। मैंने क्या बताया था अभी कि अर्ध आयु में आधे परमाणु बाहर निकल जाएंगे, आधे बचेंगे, n0/2 बचेगा, यही तो बचेगा, यस और नो। तो अगर हम सूत्र E वाला में जाएं, कौन वाला सर, सूत्र लॉगरिथमिक बेस E n अपान में n नॉट, n अपान में n नॉट इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा t से, इस सूत्र में जाएं तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर देखो n बराबर n नॉट, और यहां पर होगा क्या, n बराबर अब कितना बचा है, n नॉट बाई 2 बचा है, ये लिखना है, n बराबर क्या बचा, n नॉट बाई 2, प्रारंभ में संख्या n नॉट है, बाद में बची संख्या n बराबर कितनी हुई, n नॉट बाई 2, बाद में कब, जब अर्ध आयु हुई, आधा समय बीत जाए तब, तो n नॉट, n अपान में n नॉट, ये है, ठीक है सर, बात समझ है। हमें अर्ध आयु मतलब संबंध लैम्डा t और t/2 में संबंध बताना, ये ठीक है। अगर मैं सेकंड कंडीशन रखूं, कंडीशन सेकंड से, ठीक है, द्वितीय स्थिति से, द्वितीय स्थिति ये प्यारे बच्चों पहली है, ये दूसरी स्थिति है, जब t बराबर t/2, तो यहां पर क्या मिलेगा, लॉग बेस में e, कैपिटल n की जगह आप परमाणुओं की संख्या कितनी कह रहे हैं, अर्ध आयु या आधे समय के बाद n नॉट बाई 2 बचता है, तो यहां पर n की जगह मैं लिख रहा हूं वही n नॉट बाई में 2, लेकिन ये n नॉट भी बटे में ही है, तो बटे में n नॉट यहां लिख दे रहे हैं, समझ में आया। अरे भाई n की जगह n नॉट बाई 2 लिखे, ये n नॉट पहले से n नॉट लिखा हुआ है, सिंपल, बराबर माइनस का लैम्डा t की जगह कितना, t/2, आधा समय ना, अरे अर्ध आयु निकाल रहे हो भाई, हो सकता है आपकी बुक में इसी t/2 को, अरे सर क्या बात कर रहे हो, इसी t/2 को कैपिटल T माना हो, इसी t/2 को क्या माना हो, कैपिटल T माना हो, और ये अर्ध आयु बोल रहे होंगे, इसमें आपकी बुक में, इसमें बुक में तो घबराना नहीं, हम कॉपी नहीं किए हैं बुक का, हम अपने तरफ से अर्थ अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है, हम कॉपी नहीं किए हैं, हम आपको अलग से अच्छे से बता रहे हैं, ठीक, जिससे अर्ध आयु आपको याद रहे t/2। मैं कैपिटल T अगर मान लेता बुक की तरह, एनसीईआरटी की तरह, तो सब अलग चीजें आपको लगता कि ये t सर क्या अर्ध आयु को माना गया कैपिटल T, हम कहते हैं समय को ही आधा कर दो, वैसे हल करो तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब इतना याद रखना कि ये क्या है, अर्ध आयु है, ठीक है, ये क्या है, अर्ध आयु। यहां पर n नॉट ने n को मार दिया, यहां पर 2 की घात बचा 1, ये ऊपर जाएगा तो बनेगा लॉग बेस में e 2 की घात में माइनस का 1 बराबर में माइनस का लैम्डा t/2। अच्छा, 2 की घात -1 है, लॉग में ये नियम है कि माइनस आगे आ जाता है, तो लॉग बेस में e और 2 इंटू इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा t/2, यहां पे माइनस से माइनस मर गया,
यहां पर T/2 अर्ध आयु है, ये क्या है, अर्ध आयु है, तो यहीं से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं अर्ध आयु, अर्ध आयु T/2 इज इक्वल टू T/2 इज इक्वल टू क्या, ये लैम्डा इसके log 2 के बटे में आ जाएगा, log बेस में E इंटू 2 बटे में क्या, लैम्डा, यही अर्धायु का सूत्र हो गया। अब log 2 का मान सभी को फिक्स पता है 0.693 इंटू 1, मतलब 1 भी रहेगा, अर्थात T/2 इज इक्वल टू 0.6931 अपान में लैम्डा। प्यारे बच्चों ये किसका मान है, ये होता है अर्ध आयु का मान। ये क्या भी, ये भी अर्ध आयु का मान है जी गुरुजी, इसको भी अर्ध आयु का मान ही बोलते हैं। तो ये अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध हुआ। अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक डीके कांस्टेंट से ये रिलेशन है, इसको आप लोग बड़े आसानी से बहुत ही सरल भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे सभी दादा और दिद्दा नोट कर लें। ठीक है, सभी मेरे दद्दा और दिद्दा नोट कर लें। किसी ने कमेंट किया कि सर दिद्दा और दद्दा बोलिए। हाँ बताओ, हे प्रभु बताइए। कह रहे हैं सर लैम्डा सही से नहीं बनता है, क्या करें? प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। गजब ना, कभी लगता है कि सामने होना मजा आ जाए, सामने पढ़ाने को मिले ना आप लोग को तो मजा आ जाए, क्या बात हो जाए, कूटने को मिले, पीटने को मिले, हाँ अलग ही बात है। नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, साथ में नोट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, साथ में नोट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपसे पहले बन गया, वाह शानदार। देखो बुक में देखोगे तो इसी टी को, यहाँ तो ये सूत्र मेन वाला लिखा मैंने, इस सूत्र को अप्लाई करके यहाँ पर मैंने समझाया अर्ध आयु को। तो अर्ध आयु को बुक में T/2 की जगह कैपिटल T लिखे होंगे। और प्यारे बच्चों जो मैंने कल फार्मूला बताया ना, जो मैंने कल आप लोगों को डेरिवेशन करवाया था, ये वाले डेरिवेशन कराया था, तो बुक में देखे होंगे इस डेरिवेशन की चर्चा, इस सूत्र की चर्चा कम करते हैं, इसकी ही फाइनल इसी को रिजल्ट बताते हैं। लेकिन मैंने यहां पर इसको इसलिए ब्रेक किया था क्योंकि इसी सूत्र से आपके आगे के चाहे डेरिवेशन हो या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, इससे ज्यादा हल होते हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको यहां पर ब्रेक करके समझाया था। ठीक है, याद रखिएगा। हो गया, आगे चलें, अब बात करें आगे। नोट कर लिए हो? सॉरी, ठीक है, चलो। अब आपकी हेडिंग होगी रेडियो एक्टिव पदार्थों की, रेडियो एक्टिव पदार्थों की, रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता, रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता, जिसे हम लोग R से लिखते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता मतलब एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता, ये रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता एक अलग ही चीज है प्यारे बच्चों। ये सर क्या चीज है, मैं मतलब क्या पढ़ा रहे हैं सर, थोड़ा सा दिमाग से हट के हो रही है बातें। नहीं, नैनो पार्टिकल्स छोटी बातों पर हो रही हैं। फील करें कि आपके सामने परमाणु है, परमाणु के सामने नाभिक होगा छोटा सा, भीतर एकदम इत्तू सा। अरे भाई मैंने क्या बताया था कि आपके कमरे का जो आकार हुआ वो परमाणु का हो गया, और ये पॉइंट की जो निब हो गई आपके पेन, सबके हाथ में पेन है होगा ना? ठीक है, कोई खाना तो नहीं खा रहा है। जो पॉइंट है पेन का, जो निब है, नोक है जो, वो क्या होगी? नाभिक की तरह होगी। इसी तरह होता है कुछ परमाणु, अर्थात नाभिक बहुत छोटा सा सूक्ष्म गोलाकार भाग होता है जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में, इसलिए इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को काउंट नहीं किया जाता। तो इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाते हैं परमाणु भार से, जबकि यही माना जाता है कि जो नाभिक का भार है वही परमाणु का भार है, और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं। लेकिन नाभिक में बहुत सारे और भी तत्व होते हैं जिन्हें नैनो पार्टिकल बोला जाता है, सूक्ष्म कण बोला जाता है, जिनके अंतर्गत मेशान, फोटान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें, अन्य बहुत क्वाड्स, बहुत सारे पार्टिकल आते हैं जो नाभिक के अंदर ही रहते हैं, परमाणु के भीतर ही रहते हैं। तो ये नैनो पार्टिकल की दुनिया है, क्वांटम फिजिक्स है, दिस इज क्वांटम फिजिक्स। और ये दुनिया आज की डेट में सबसे बड़ी फिजिक्स है।
फिजिक्स की अगर सबसे बड़ी ब्रांच की बात की जाए तो वही है मॉडर्न फिजिक्स, और ये सबसे बड़ी ब्रांच है। मतलब बड़ी ब्रांच का मतलब आज की डेट में सबसे ज्यादा काम करने वाला, इंटरेस्ट आने वाली चीज यही है। अगर रिसर्च हो रही है तो सबसे ज्यादा यही हो रही है। कहाँ? नैनो पार्टिकल में, नैनो फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स जहां पर हो रही है ना। अगर आप लोग आगे पीएचडी करने के बारे में सोचोगे फिजिक्स वगैरह से, तो आपको भाई यहां पर बताया जाएगा, ठीक है। आप लोग को कहा जाएगा कि नैनो पार्टिकल में अगर आप फिजिक्स पीएचडी करना चाहते हो तो भैया हम प्रोफेसर हैं, आपको हम अपने अंडर पीएचडी करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इन दिनों स्कोप में है। अच्छा, रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता आर की बात हो रही है क्या? एक अलग चीज बना दी। अभी बात पढ़े हो, दिस इज इक्वल टू डी एन अपान में dt। ओ नाइस सर, ये डी एन अपान में dt क्या था? द रेट ऑफ डिके, विघटन की दर, क्षय होने की दर। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ, एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर, क्षय होने की दर रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता कहलाती है। रेडियो, क्या सर इतनी सिंपल सी परिभाषा आपको लिखना पड़े हम छापू सुल्तानों को पढ़ाने के लिए, तो बड़ी ही शर्म की बात है। रेडियो एक्टिव, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता कहलाती है। सक्रियता आर कहलाती है, यही तो है। मतलब dn अपान में dt को अब r से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ चीजें, इसमें संबंध बताने के लिए बात की गई। दरअसल हुआ यह कि जब अर्ध आयु का कॉन्सेप्ट आया ना, तो उस कॉन्सेप्ट से कुछ बात निकल के आई कि किसी भी सक्रियता का मतलब है किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी क्या कर सकता है। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ या रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा है तो इसकी एक्टिविटी क्या हो सकती है। बाद में तो मुझे पता है कि भैया उससे उत्सर्जित होंगे अल्फा कण, बीटा कण, तो वो रेडियो एक्टिविटी कहलाएगा, लेकिन उसकी एक्टिविटी, यही तो चीज तो जानने के लिए एक नाम दिया गया, रेडियो एक्टिव सक्रियता, ठीक है। रेडियो एक्टिव सक्रियता एक नाम दिया जिसे हम आर से लिखे, डिनोट किया। नियम तो वही है ना, रदरफोर्ड तथा सोडी के नियम के अनुसार, रदरफोर्ड तथा सोडी के नियमानुसार, नियमानुसार क्या नियम में था कि यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में, यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या इस कैपिटल एन हो तो क्या? अब सुनो, अब dn अपान में dt नहीं लिखेंगे, सीधे r प्रोपोर्शनल टू n, खत्म। r प्रोपोर्शनल टू n, r इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n। हो गया भाया, यही तक था। यह है रेडियो एक्टिव सक्रियता के लिए लिखना, ठीक है। r बराबर लैम्डा, समझ में आया? r प्रोपोर्शनल टू n। इसमें बातें आगे चर्चा हुई इसको बताने के लिए कि सक्रियता एक्टिविटी किस प्रकार होती है, किसी भी पदार्थ में, किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ में एक्टिविटी किस प्रकार होती है, यह जानने के लिए, ठीक है। देखो लाइट इन्वर्टर डाउन हो गया है, कोई बात नहीं, क्लास पूरी होगी। हाँ सर, हम लोग का करवा चौथ आ गया है, रहिएगा व्रत। सुनो कि अगर प्रारंभ में जब, हाँ ठीक है। अच्छा भैया, जो आपका इन्वर्टर है वो डाउन है, तो क्लास अगर बंद हो तो परेशान मत होइएगा। फिलहाल मैं 5 मिनट में इस चीज को जरूर खत्म करने की कोशिश करूंगा, और लाइट आ जाती है तो फिर क्लास कंटिन्यू रहेगी। अच्छा देखो, हम देखें कि भैया r प्रोपोर्शनल टू n है, ठीक है, r प्रोपोर्शनल टू n है। जो यहां पर आप लैम्डा देख रहे हो, इसको बताते हुए अर्ध आयु के सापेक्ष मापते मापते आगे बात गई है। हाँ आप करें, हाँ, तो ये जो नियतांक आप देख रहे हो, इसके लिए एक अलग से कांस्टेंट बनेगा अर्ध आयु के सापेक्ष। वो कैसे, आइए समझाते हैं। देखो r प्रोपोर्शनल टू n है, अगर मैं जब समय
T बराबर क्या हो, 0 हो, तब रेडियो एक्टिव पदार्थ में मतलब प्रारंभ में, अर्थात प्रारंभ में, ध्यान से सुन लेना, भाग दौड़ मत करो, प्रारंभ में रेडियो एक्टिव, प्रारंभ में, अब रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या इतना नहीं लिख रहा हूं, सीधे प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या, तो कितनी, n बराबर n0, समझ में आया, n बराबर n0। लेकिन एक अर्धायु अगर हो जाए, सुनना, अब यहीं से कहानी शुरू हो रही, अर्धायु के सापेक्ष हमें सक्रियता बतानी है। एक अर्धायु t बराबर t/2 हो, तब परमाणुओं की संख्या कितनी बचेगी, बताओ, परमाणुओं की संख्या तब बचेगी n बराबर n0/2 बचेगी, यही तो बचेगी। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं केवल n0 अलग लिखूं, गुणे में 1/2 लिखूं, कोई दिक्कत, कोई मल्टीप्लाई में 1/2 लिख दूं, कोई दिक्कत, और अभी ठीक, अच्छा 1/2 लिखा रहने दो। एक अर्धायु में इतने परमाणु बच रहे हैं, अगर 2 अर्धायु हों, 2 अर्धायु में, 2 अर्धायु बीत जाए, 2 अर्धायु में, अर्थात t बराबर t, अच्छा 2 अर्धायु में मतलब t/2 को 2 से और भाग दो, t/2/2 मतलब क्या, t/4, तब परमाणुओं की संख्या, मैं डैश कर रहा हूं, लिखूंगा नहीं, n बराबर क्या, n0/4 हो जाएगा भैया, जैसे ये t/4 हुआ वैसे n0/4 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे। अर्थात प्यारे बच्चों ये हम लिख सकते हैं n0 गुणे में ये 1/2 का क्या है, 4 क्या है, 1/2 का होल स्क्वायर है। इसी तरह ये भी कुछ भी नहीं है घात, तो मान सकते हैं घात 1 है, मान सकते हैं क्या कि घात कितनी है, 1 है। लाइट आ गई, अब परेशान मत हो, ठीक है, अब पूरी क्लास चलेगी। क्या है, 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया n0/4। अच्छा अभी बात मेरी मन नहीं मान रहा, मेरा मन ये कहता है 3 अर्धायु की बात हो, 3 अर्धायु में, तो t बराबर ये क्या, t/4 है, बटे में 2 कर दीजिए, तो क्या बनेगा, t/8 हो जाएगा। तब परमाणुओं की संख्या, ये डैश डैश का मतलब है यही बातें लिखनी, परमाणुओं की संख्या, तो n बराबर मिलेगा n0/8, मतलब इसे लिख सकते हैं n0 गुणे में 1/2 का होल क्यूब। अब जरा देखो ये 1 2 3 ये क्या है, नंबर ही तो है, ऐसा ही क्रम कुछ मिल रहा है, कुछ ऐसा ही क्रम मिल रहा है। तो इस प्रकार अगर मैं सक्रियता की बात करूं, इस प्रकार परमाणुओं की या तो संख्या की बात कर लो, इस प्रकार क्षय परमाणुओं की संख्या तो वो कितनी होगी, क्षय परमाणुओं की संख्या n बराबर कितना होगा, n0 गुणे में क्या, 1/2 की पावर में स्मॉल n। यहां पे लिख देंगे कि जहां स्मॉल n बराबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन होने का जो समय है वो अनंत तक हो सकता है। तो यहां n बराबर, इसी प्रकार अतः सक्रियता, रेडियो एक्टिव जो सक्रियता है R बराबर, वो n0 की जगह वहां लिखते हैं R0, और R0 1/2 की होल पावर n, R बराबर R0 1/2 n, ये किसके लिए, n पदार्थों के लिए, n परमाणुओं के लिए, ठीक है। जो भी पदार्थ की सक्रियता होगी वो कई सारी जो अर्ध आयु है, 1 2 3, यहां पर कई सारी अर्ध आयु यहां पर बीच में चल रही हैं। इस प्रकार मैं लिख सकता हूं n अर्ध आयु के लिए, n अर्ध आयु के लिए बहुत सारी हैं, n आयु अर्ध आयु के लिए, तो इस प्रकार 6 परमाणुओं की संख्या n बराबर ऐसे किसी भी पदार्थ के लिए ये हो जाएगी, पदार्थ की सक्रियता, ये सूत्र हो जाएगा 1/2 की पावर n। ये हो गया पदार्थ की सक्रियता से संबंधित जानकारी, ठीक है। रेडियो एक्टिव का मात्रक क्या होता है, इसको लिख लीजिए, हेडिंग लिखिए रेडियो एक्टिविटी का मात्रक या रेडियो एक्टिविता का मात्रक, रेडियो एक्टिविता का मात्रक। कोई बता सकता है रेडियो एक्टिविता का मात्रक क्या होता है, कोई बता सकता है? सर पीएचडी किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं? बाबू पीएचडी सब्जेक्ट से तो होता ही है, एक टॉपिक से होता है, ठीक है। एक टॉपिक, एक रिसर्च होती है, वो रिसर्च पेपर आपका किस टॉपिक पर है वो बेस्ड होता है, समझ रहे हैं।
जो पीएचडी होती है वो पीएचडी किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट से नहीं होता है, एक टॉपिक से होता है। वो टॉपिक में आपके रिसर्च पेपर बनते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं, उस रिसर्च पेपर को वेरीफाई करते हैं प्रोफेसर, जब प्रोफेसर वेरीफाई कर देता है तब आपको प्रोफेसर के अंडर पीएचडी करनी होती है। ठीक है, बताओ। क्यूरी, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे लिख रहे हैं रेडियो एक्टिविता का मात्रक क्या होता है? क्यूरी होता है। रेडियो एक्टिविता का मात्रक क्या होता है? याद रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए, क्यूरी होता है। स्मॉल सी से लिख सकते हैं, क्यूरी होता है, क्यूरी होता है। अच्छा, बेकुरल भी होता है, याद रखिएगा, बेकुरल भी होता है, बेकुरल भी होता है। ठीक है, बेकुरल भी होता है। दूसरा, और रदरफोर्ड भी होता है, रदरफोर्ड भी होता है, रदरफोर्ड भी होता है। बेकुरल भी होता है, रदरफोर्ड भी होता है। ठीक है, बेकुरल भी होता है, रदरफोर्ड भी होता है। अगर एक क्यूरी की बात करें, मैं कुछ आंकड़े लिख दे रहा हूं। एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 गुणे 10 की घात में 10 विघटन प्रति सेकंड, विघटन प्रति सेकंड होता है, विघटन प्रति सेकंड होता है। एक क्यूरी बराबर अगर मैं इसको आपको उससे बताऊं, बेकुरल से संबंध, तो एक क्यूरी बराबर 3.7 गुणे 10 की घात 10, बेकुरल भी लिख सकते हैं, वही बात है। ठीक है, एक क्यूरी बराबर 3.7 गुणे 10 की घात 10, यही विघटन प्रति सेकंड, मतलब बेकुरल भी यही मात्रक होता है, एक बेकुरल। अगर हमें एक बेकुरल बराबर भी लिखना हो तो यही लिखेंगे, 3.7 गुणे 10 की घात 10। अगर एक प्यारे बच्चों रदरफोर्ड बराबर लिखें, एक रदरफोर्ड बराबर कितना होता है? तो 10 की घात 6 विघटन प्रति सेकंड होता है, विघटन प्रति सेकंड होता है। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इनको बस लिख दिया है मैंने। अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो आप कॉपी को पलट करके इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, कॉपी को पलट करके आप इन्हें देख सकते हैं। चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग आती है रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य या औसत आयु। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ की, रेडियो एक्टिव पदार्थ की, देखो छोटी छोटी डिफिनीशन है, इनको लिखना पड़ेगा। पदार्थ की माध्य या औसत आयु। अब मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगा क्योंकि आप लोग इंग्लिश खुद समझदार हो। दीपक सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आपको इंग्लिश काहे लिए नहीं आएगी? हैं? काहे लिए नहीं आएगी? रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य या औसत आयु, जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की नाभिकों के क्षय होने की जो औसत आयु है, वही क्या कहलाती है? उसके पदार्थ की माध्य या औसत आयु कहलाती है। ठीक है, लिखें हम इसको, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के, आपको पता है नाभिक का क्षय शून्य समय से लेकर के अनंत समय, किसी भी समय तक हो सकता है। तो किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के सभी नाभिकों की औसत आयुओं, ठीक है, सभी नाभिकों की औसत आयुओं, मतलब सभी की औसत आयुओं को पदार्थ की औसत आयु या माध्य आयु कहते हैं। पदार्थ की औसत या माध्य आयु कहते हैं, माध्य आयु कहते हैं। इसे टाउ, ये क्या है? टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान क्षय नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। क्षय नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। मतलब प्यारे बच्चों, इसका मान होगा टाउ इज इक्वल टू 1 अपान में लैम्डा हो जाएगा।
ये हो गया रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य या औसत आयु अगर लिखने के लिए आ जाए तो बस इतने शब्द लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। चलिए अब एक बेहतरीन सा प्रश्न डिस्कस करते हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। वो कौन सा प्रश्न है? अब पेन और कॉपी निकाल के इस बात को लिखेगा और अब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर में प्रश्न आ सकता है और 2 अंक में भी पूछे जाने की संभावना है, लेकिन 5 अंक में ज्यादा आता है। क्या है सुनो, रेडियो एक्टिव पर प्रश्न क्या होगा? प्रश्न लिखिएगा आप लोग अपनी कॉपी में। प्रश्न होगा रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण, गामा बीटा कण तथा गामा कण, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। कभी नहीं बोलना, मैंने गलत कभी नहीं सिखाया। ठीक है, बाई मिस्टेक कभी गलत मुंह से निकल जाए तो बात अलग है कि हाँ जल्दी जल्दी में कुछ हम बोल गए, समझा नहीं पाए, लेकिन मेरी कोशिश होती पहले प्रॉपर रिसर्च करना। अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण नहीं, गामा किरणें। अल्फा कण, रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरणों के उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए। उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए। बताइए, बहुत गजब का शानदार प्रश्न है। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए अभी तत्काल तो आप कैसे लिखेंगे? ये लीजिए उत्तर मैंने डाल दिया, हेडिंग कैसे लिखेंगे? देखिए अब मैं एक एक करके सभी के उत्सर्जन की व्याख्या करता हूं। जैसे पहले मुझे करना है अल्फा कण के उत्सर्जन की व्याख्या। ठीक है, तो अल्फा कण के उत्सर्जन की पहले व्याख्या लिखनी है, तो मैं लिख रहा हूं अल्फा उत्सर्जन। उत्सर्जन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एमिशन, है ना? तो अल्फा एमिशन। चलो ये लिख लिए। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो गई प्रॉपर। ये प्रॉपर आपकी क्या हो गई? हेडिंग हो गई। अल्फा उत्सर्जन कैसे होता है, किस प्रकार होता है, आपको ये बातें लिखनी है कि किसी भी तत्व से अगर अल्फा निकलता है, अल्फा कण निकलता है तो क्या होता है। तो पहले तो ये बता दो, अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, ये तो सभी को पता है। हीलियम का नाभिक होता है। अच्छा, किसी भी तत्व से अगर अल्फा कण निकलता है तो उसका परमाणु क्रमांक कितना? 2 कम हो जाता है तथा द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है। तो यहां पे लिख दीजिए किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण निकलने पर परमाणु क्रमांक 2 तथा द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है। द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है। अब इसका एग्जांपल बताइए। मतलब प्यारे बच्चों, अगर ये कोई भी एक एक्स परमाणु है जिसकी परमाणु क्रमांक है Z, द्रव्यमान संख्या है A, अगर इससे अल्फा कण निकला 2He4 निकला, ठीक है, अल्फा कण का यही तो होता है, तो प्यारे बच्चों बचेगा क्या? यहां पे जो भी Y आपको पता है नया परमाणु बनता है, यहां पे नया परमाणु बनता है, ना लिखो, थोड़ा सा लिखो Y, तो वो Z में क्या 2 परमाणु घट गए, मतलब Z-2, और यहां पर A-4 बनेगा। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल में मैंने बताया भी था पहले भी, ये यूरेनियम है 238, सॉरी यहाँ 238 लिखे दे रहे हैं, यहाँ है 90, है ना, 92, ये 238। इससे क्या निकला? अल्फा कण 1 निकला, 2He4 निकला। तो बचेगा क्या? जब इससे टूटेगा तो थोरियम बचता है, और ये थोरियम का समस्थानिक है। कुछ लोग कह रहे थे तो थोरियम नहीं है, है ना, तो थोरियम का ये समस्थानिक है 90, और यहाँ बचेगा 234। ये क्या है? नया तत्व बना थोरियम। ठीक है, ये क्या है? यूरेनियम। ये क्या है? तो अल्फा कण है। समझ में आया? इस प्रकार होता है अल्फा कण का उत्सर्जन। किसी भी पार्टिकल से होगा तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, क्या अल्फा कण का नहीं होता? अल्फा कण का भी होता है।
232 भी होता है अल्फा थोरियम का जो आप लोग बोल रहे थे 232 भी परमाणु क्रमांक होता है, लेकिन ये इसी का समस्थानिक है। इसका भी विघटन होगा तो अगर ये विघटन होगा तो ये 2He4 अल्फा कण निकलेगा, तो बचता है प्यारे बच्चों रेडियम 88 और 228 रेडियम निकलता है। ठीक है, रेडियम। लेकिन इससे रेडियम नहीं बनेगा, इससे बनता है पैलेक्टिनियम, ऐसा कुछ बनता है, Pa करके वैल्यू बनती है, वो अलग है, वो इसके समस्थानिक से अलग परमाणु बनेगा। बात समझ में आई? तो इसको काहे लिए लिखो, एक आपने उदाहरण में लिख लिया वही बहुत है। ये हो गया अल्फा कण उत्सर्जन। अगर यही बीटा कण उत्सर्जन लिखना हो तो बीटा कण उत्सर्जन में थोड़ा सा अपवाद कुछ दिन रहा। बीटा उत्सर्जन मतलब बीटा एमिशन, बीटा एमिशन, इसमें बहुत दिन तक अपवाद रहा है। ठीक है, इसमें कई दिनों तक अपवाद ये रहा कि बीटा कण तो एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, तो ये नाभिक से कैसे निकल सकता है? इसमें कई दिनों तक मत था, इसमें कई दिनों तक या बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक विवाद रहा, परंतु वैज्ञानिक पाउली ने वैज्ञानिक पाउली ने इसकी सफल व्याख्या की। पाउली ने कहां गया? पाउली ने इसकी सफल व्याख्या की, किसकी? बीटा कण निकलने की सफल व्याख्या की। क्या कहा? पाउली सर ने कहा कि अगर किसी भी नाभिक से बीटा कण निकलता है तो बीटा कण कैसे निकला, इलेक्ट्रॉन कहां होता है अंदर? लेकिन उन्होंने बताया न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन, इसमें एक पॉजिट्रॉन में बदल जाता है। क्या? न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन बोलो या प्रोटॉन बोलो, ठीक है। देखो, तो इन्होंने कहा, पाउली के अनुसार क्या, पाउली ने इसकी सफल व्याख्या की। पाउली ने कहा नाभिक में एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, नाभिक में जो एक न्यूट्रॉन है वो एक प्रोटॉन कामा, एक इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रिनो में बदल जाता है, में बदल जाता है। जैसे रिसर्च में देखो क्या हुआ कि एक न्यूट्रॉन है, ये टूटता है, जब ये टूटता है विघटित होकर, यहाँ पर लिख देना चाहिए था मुझे, देखो रुको भाई गलत हो गया, क्षमा चाहूंगा, बहुत माफी दे दीजिए भैया, बहुत आप लोग पीटेंगे। नाभिक विघटित, नाभिक में एक न्यूट्रॉन विघटित होकर भैया माफी कर दे दीजिएगा, या फिर आपको जो मर्जी जो सजा देना हो दे दीजिएगा। क्या बताएं? 1H1, ये क्या था? ये 0N1 क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। और भैया ये क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ये टूटता है, न्यूट्रॉन, नाभिक का ही न्यूट्रॉन है जो टूटा। अरे भाई रेडियो एक्टिव तत्व है, उसमें ऐसा गुण है कि वो टूट सकता है। न्यूट्रॉन टूटा तो प्रोटॉन बना और साथ में ही बना इलेक्ट्रॉन। क्या बना? इलेक्ट्रॉन। यही है क्या? बीटा कण। इलेक्ट्रॉन है यही, लेकिन बीटा कण भी है, और साथ में बना न्यूट्रिनो। ये क्या है? न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो बोल सकते। ये प्यारे बच्चों हो जाती है इसके उत्सर्जन की व्याख्या, इसके बीटा उत्सर्जन की व्याख्या। ये हो जाती है बीटा उत्सर्जन की व्याख्या, इसकी द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती, केवल परमाणु क्रमांक बदलता है।
क्योंकि क्या बढ़ रहा है, एक प्रोटॉन बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं कहूं कोई भी एक्स तत्व है, उसका जेड परमाणु क्रमांक है, उसकी द्रव्यमान संख्या ए है, अगर उससे बीटा कण उत्सर्जित होगा तो क्या बनेगा, जो भी तत्व बनेगा नया तत्व बनता है, चाहे अल्फा कण उत्सर्जित हो चाहे बीटा कण। तो मान लो वाई तत्व बना, तो यहाँ जेड की जगह क्या आ जाएगा, Z+1 हो जाएगा, लेकिन ए की जगह ए ही रहेगा। ठीक है, अब प्रोटॉन जो आ गया वो यही जुड़ चुका है, प्रोटॉन अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। फिर -1 बीटा 0 प्लस ये एंटी न्यूट्रिनो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं एक एग्जाम्पल। जैसे मान लो अभी थोरियम की चर्चा हो रही थी, ये थोरियम है और थोरियम का परमाणु क्रमांक इधर है 90। ठीक है, ये 234 लिखा हुआ है, ये टूटा तो दूसरा परमाणु बना, पैलेक्टिनियम ऐसे बोलते हैं, Pa। ये क्या हो गया, एक प्रोटॉन भी आता है ना, जब न्यूट्रॉन टूटता है तो एक न्यूट्रॉन भी आता है, तो एक प्रोटॉन भी आता है, तो 90 से परमाणु क्रमांक बदल करके कितना हो जाएगा, 91। देखो लिखा है यहाँ पर Z+1। ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ 234 है, यहाँ तो 234 ही रहेगा, द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती है। प्लस का -1 बीटा 0 और प्लस का एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है। ये हो गया बीटा उत्सर्जन की व्याख्या, ये हो गई बीटा उत्सर्जन की व्याख्या। नेक्स्ट गामा उत्सर्जन लिख लीजिए। नेक्स्ट गामा उत्सर्जन। अब गामा उत्सर्जन तो एक प्रकार की क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो गामा एमिशन, गामा एमिशन, गामा एमिशन, गामा क्या है, तो इसमें क्या होता है, जब नाभिक से अल्फा कण या बीटा कण उत्सर्जित होता है तो नाभिक उत्तेजित अवस्था में होता है। इस अवस्था से नाभिक से विद्युत चुंबकीय तरंगे ऊर्जा के रूप में, जो उत्सर्जित ऊर्जा है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बाहर, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बाहर निकलती है। तो इसे किस प्रकार से लिखेंगे, शब्दों में किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान सुनना। जब नाभिक से अल्फा या बीटा कण उत्सर्जित होता है, क्योंकि इन्हीं दोनों के साथ ही गामा किरणें उत्सर्जित होंगी, अलग नहीं, उत्सर्जित होता है, तो नाभिक उत्तेजित अवस्था में, तो नाभिक उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंगों और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, गामा किरणें यहां होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का कौन सा रूप होता है, तो गामा किरणों का रूप है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करके पुनः सामान्य कक्षा में आ जाता है या सामान्य अवस्था में आ जाता है, पुनः सामान्य अवस्था में आ जाता है। अच्छा, गामा किरणों के उत्सर्जन से ना तो परमाणु क्रमांक बदलता है ना ही द्रव्यमान संख्या बदलती है, ये भी लिख दो। गामा किरणों के उत्सर्जन से तत्व का ना तो परमाणु क्रमांक बदलता है, ना तो परमाणु क्रमांक ना ही द्रव्यमान संख्या बदलती है, ये हो गया प्यारे बच्चों अल्फा बीटा गामा उत्सर्जन की सही सफल व्याख्या। अब होता है रेडियो एक्टिविटा का कॉन्सेप्ट खत्म रह गए, न्यूमेरिकल इसके थोड़े बहुत आते हैं, न्यूमेरिकल में बताऊंगा 2-4 जो इससे बन सकते हैं, जो आपको लगाने में आसान रहेगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो प्रश्न था इसकी व्याख्या जो करना था, रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा कण तथा गामा किरणों के उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से किसी भी तत्व के नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होगा, इस प्रकार से बीटा कण अगर उत्सर्जित होता है तो ये घटना घटित होगी, अगर गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं तो ये घटना घटित होती है। मुझे लगता है अब सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी रेडियो एक्टिविटा से। इसको दोबारा चाहे देख लीजिएगा, फिर लिख लेना। इतने सरल शब्दों में मैंने ये बता दिया है, अगर ये बुक में पढ़ोगे तो आपको बहुत लेंथी लगेगा, लेकिन वहीं सारी घटनाएं मैंने बता दिया कि बीटा कण कब उत्सर्जित होता है, नाभिक के भीतर ही एक न्यूट्रॉन जो है वो टूटता है या विघटित होता है, तो एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक एंटी न्यूट्रिनो में टूट जाता है।
तो किसी तत्व के लिए वही चीज मैंने फार्मूला लिख के बताया, फिर उसका एक एग्जाम्पल भी दे दिया ताकि आपको आसान लगे। ठीक है, ऐसे ही अल्फा कण में है, अल्फा कण से जैसे ये हीलियम का नाभिक होता है ये, तो ये उत्सर्जित हुआ तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है, क्योंकि 2He4 बाहर उत्सर्जित हो जाता है, तो बचा हुआ तत्व अलग होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं प्यारे बच्चों कल की क्लास में। खूब मस्त रहें, मन लगा करके पढ़ाई करते रहें, माता पिता की सेवा करें और खुद खुश रहें और दूसरे आसपास पड़ोसियों को, अपने संबंधों को खुश रखने का पूरा प्रयास करें। लव यू सो मच बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।